आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 1 नवंबर 2025 में हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे वेनेजुएला के सदर मदुरो ने पलटा खेल, रूस, चाइना और ईरान से मांगी हथियारों की मदद, अमेरिका बौखलाया। रूसी एयर स्ट्राइक ने डनेप्रो का पुल उड़ाया, यूक्रेन की सप्लाई लाइन हुई चूर। यूक्रेन ने किया पलटवार, मॉस्को की फ्यूल पाइपलाइन की तबाह, रूस की नस पर किया वार। गजा में फिर बम गिरे, सीज फायर हिल गया, 5 फलस्तीनी शहीद। गजा में लूटमार का नया जहर, कैश निकालने पर 40% तक लूट, जंग ने जेबें कर दी खस्ताहाल। और ईरान ने बताया कहां मौजूद है उसका न्यूक्लियर मटेरियल, एनरिचमेंट को लेकर भी कर दिया ऐलान। शुरुआत करते हैं इस शो की वेनेजुएला से। मदुरो ने नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के दबाव के बीच रूस, चाइना और ईरान से मदुरो ने मिलिट्री मदद मांगी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें काराकस ने मॉस्को, बीजिंग और तेहरान को जो सीक्रेट खत भेजे हैं उसको लेकर एक इत्तला दी है, बड़ी लंबी है, सुनिए। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने अमेरिकी फौजी मौजूदगी बढ़ने के बीच अपने कमज़ोर पड़ चुके डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए रूस, चाइना और ईरान की मदद मांगी है, तमाम तीनों दोस्तों से। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए अमेरिकी दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि मदुरो ने अपने इन 3 अहम साथियों से रडार सिस्टम, मिसाइल सपोर्ट और एयरक्राफ्ट रिपेयर की डिमांड रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस को भेजे गए एक खत में मदुरो ने व्लादिमीर पुतिन से दरख्वास्त की है कि वो वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करें। खास तौर पर इस खत में रशियन सुखोई Su-20 Mk-2 जेट्स की मरम्मत, 8 इंजन और 5 रडार की ओवरहॉलिंग और 14 मिसाइल सेट्स की सप्लाई का जिक्र किया गया। ये खबर खुद रशिया का RT छाप रहा है। मदुरो ने चाइना को भेजे गए दूसरे खत में एक्सपेंडेड मिलिट्री कॉपरेशन की मांग की है और कहा है कि चाइना की कंपनियां रडार डिटेक्शन सिस्टम की सप्लाई को तेज करें ताकि अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बताया गया इस खबर में कि मदुरो ने इस खत में अमेरिका की कैरिबियन में बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी को सीधे चाइना के खिलाफ कार्रवाई जैसा बताया है, क्योंकि दोनों दोस्त मुल्क वेनेजुएला और चाइना एक जैसी सोच रखते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी दस्तावेज बताते हैं कि वेनेजुएला के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामोन सेलेस्टिनो वेलास्केज ने ईरान से मिलिट्री गियर और ड्रोन्स की शिपमेंट अरेंज कर दी बाकायदा, और जल्द ही वो ईरान के दौरे की प्लानिंग बना रहे हैं। उनके मुताबिक वेनेजुएला को पैसिव डिटेक्शन इक्विपमेंट, GPS स्क्रैम्बलर्स और 1000 किलोमीटर रेंज के ड्रोन्स की ज़रूरत है। यानी वेनेजुएला अमेरिका से पूरे मुकाबले के मूड में है, हमले की चीज़ें भी मंगा रहा है और डिफेंस की चीज़ें भी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मदुरो ने रूस से 3 साल का फाइनेंसिंग प्लान मांगा है ताकि वेनेजुएला के रूसी सुखोई फाइटर जेट्स को फिर से ऑपरेशनल बनाया जा सके। मदुरो ने पिछले महीने के आखिर में दावा किया था कि वेनेजुएला ने पूरे मुल्क में 5000 रशियन मेड इग्ला एस पोर्टेबल एस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये स्पेशल स्टोरी थी, हमने आपको दिखाई भी थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने सितंबर से अब तक कैरिबियन में दर्जनों स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका कहता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग बोट्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन अब तक उसने कोई सबूत पेश नहीं किए, जबकि मदुरो ने इसे अमेरिकी जंग का एक नया बहाना बताया। और इसी को लेकर मदुरो वेनेजुएला को मजबूत बनाने के लिए, मिलिट्री एतबार से उसे लड़ने लायक बनाने के लिए चाइना, ईरान और रूस से मिलिट्री मदद मांग रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। रशियन एयरफोर्स ने दनिप्रो पेट्रोवस्क रीजन में एक अहम पुल को निशाना बनाकर आज उड़ा दिया। ये वही पुल था जो यूक्रेनी फौज की लॉजिस्टिक लाइन का अहम हिस्सा माना जाता था। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने टेलीग्राम पर बाकायदा वीडियो जारी करके कहा कि वोल्चिया नदी पर बना ये पुल यूक्रेनी फौज के लिए हथियार और गोला बारूद लाने और ले जाने का रास्ता था, हमने इसे उड़ा दिया। वीडियो में धमाकों की झड़ी दिखती है। पुल का एक हिस्सा जोरदार ब्लास्ट से दहता हुआ नजर आता है। मॉस्को का यानी रूस का कहना है कि ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन की सप्लाई चेन तोड़ना और उसके ईस्टर्न फ्रंट पर दबाव बढ़ाना है। यूक्रेन ने भी रूस का बड़ा नुकसान करने का दावा किया है। उसकी मिलिट्री को ईंधन पहुंचाने वाली पाइपलाइन को किरचों में बदल दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस हर ने यह दावा किया है कि उसने मॉस्को ओब्लास्ट में रूस की अहम फ्यूल पाइपलाइन पर हमला किया।
ये वही लाइन है जो रूसी फौज को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल सप्लाई करती है, यानी टिट फॉर टैट मामला चल रहा है। हमला 31 अक्टूबर की रात को किया गया। निशाना थी रिंग पाइपलाइन जो 400 किलोमीटर लंबी है और ईंधन की नस मानी जाती है। ये लाइन रियाजान, निंजी, नोवोग्राद और मॉस्को की रिफाइनरियों से सीधी फ्यूल पहुंचाती है। हर के मुताबिक रेमेंस्की जिले के पास तीनों मेन फ्यूल लाइनों को एक साथ उड़ाया गया। एंटी ड्रोन नेट्स और हथियारबंद गार्ड तैनात होने के बावजूद पाइपलाइन ठप कर दी गई। यूक्रेन का कहना है कि ये रिंग पाइपलाइन हर साल करीब 30 लाख टन जेट फ्यूल और लाखों टन डीजल पेट्रोल ढोती थी। फिलहाल ये हमला रूस की मिलिट्री सप्लाई और मॉस्को की इकोनॉमी दोनों को सीधा झटका पहुंचाने वाला हमला माना जा रहा है। अब बात गज़ा की, और ये एक लंबी अपडेट है जिसमें बहुत सी खबरों का मिक्सचर आपको मिलेगा। गज़ा पट्टी पर इसराइल की बमबारी आज 5वें दिन भी जारी रही। कम से कम 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए जबकि दर्जनों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं इस वक्त तक जब शाम में मैं खबर पढ़ रहा हूँ। यह हमला उस अमरीकी ब्रोकर्ड सीज़फायर की नई बड़ी आजमाइश बन गया है जिसे पहले ही बार बार तोड़ा जा चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक गज़ा के लोगों में डर फिर से गहराने लगा है कि इसराइल कहीं दोबारा फुल स्केल बमबारी न शुरू कर दे। लोग बताते हैं कि उन्हें अब भी खाना, पानी और दवा तक मुश्किल से मिल रही है। गज़ा के इमरजेंसी वर्कर्स कहते हैं कि हम सभी सीज़फायर में थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी पल बम फिर से बरस सकते हैं। उधर हमास ने रेड क्रॉस से मदद मांगी है। हमास के मिलिट्री विंग अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने अपने बयान में कहा कि उसने इसराइल को अनजान अवशेषों यानी अनआइडेंटिफाइड रिमेन्स के सैंपल देने की पेशकश की थी, होस्टेजेस की हड्डियां, थोड़े बहुत हिस्से, लेकिन इसराइल ने पूरी बॉडीज मांगी और इन सैंपल्स को लेने से इनकार कर दिया। अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा कि हमारी टीमें होस्टेजेस की लाशें सभी जगहों से निकालने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ज़रूरी इक्विपमेंट्स और स्टाफ मुहैया करवाया जाए। इस बयान में ये भी कहा गया कि मीडिएटर्स और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को इसमें मदद करनी चाहिए ताकि इस फाइल को पूरी तरह से बंद किया जा सके। होस्टेजेस को ढूंढने वाली फाइल, मतलब इस काम को। दोस्तों, एक और ख़बर है गज़ा से इसी में ही कि गज़ा की माली तबाही जारी है। अब लालची सौदागर कैश निकालने पर 40% तक वसूल रहे हैं। जंग से टूटी इकनॉमी में अब कैश की भयंकर कमी है। गज़ा के लोग कहते हैं कि उनके पास जो थोड़ा पैसा है उसे खर्च करने के लिए भी उन्हें लालची मुनाफाखोरों की शर्तें माननी पड़ रही हैं। सोचिए, गज़ा के अपने ही लोग गज़ा के लोगों को ठग रहे हैं। हो सकता है उन्हें सामान महंगा मिलता हो, लेकिन करेंसी पे इतना महंगा एक्सचेंज क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने साल 2023 के हमले के बाद से ही गज़ा में नकदी की एंट्री पर पाबंदी लगा रखी है। करेंसी उसी की चलती है। अब बैंक खुले तो हैं, मगर न कैश डिपॉजिट हो रहा है न विड्रॉल हो रहा है। लोग कुछ व्यापारियों के पास जाते हैं जो उनकी रकम का कैश देकर 20% से लेकर 40% एक्स्ट्रा तक वसूल लेते हैं। यानी किसी को अगर $100 कैश चाहिए तो उसे $140 अपने अकाउंट से चुकाने पड़ते हैं। ये जंग के बीच जिंदा रहने की कीमत है। बैंक जो 2 साल की तबाही में घरों, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के साथ तबाह हो गए थे, उन्होंने अब 16 अक्टूबर को फिर से दरवाजे खोले, यानी सीज़फायर के 6 दिन बाद। लेकिन हालात अब भी ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कैश है मगर हाथ में नहीं, और ज़रूरतें हाथों से भी बाहर हैं। अब ईरान की खबर सुन लीजिए, जहां से बयान आया है और बताया गया है कि न्यूक्लियर मटेरियल है कहां, जिसे दुनिया जानना चाहती है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इस बारे में बताया है कि हमारा न्यूक्लियर मटेरियल अब भी उसी मलबे के नीचे दबा है जहां इसराइल अमेरिका ने बम बरसाए थे। वो कहीं नहीं ले जाया गया, वहीं दफन है। अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने 2 टूक कहा, हम हर सूरत के लिए तैयार हैं, हम हर सिनेरियो के मुकाबले के लिए तैयार हैं और हमें इसराइल से हर वार की, हर हमले की, हर तरह की हरकत की उम्मीद भी है। अरागची ने साफ कहा, इसराइल अगर हम पर हमला कर सका तो सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ने उसे इसकी इजाज़त दी और मदद की। अरागची ने कहा कि नेतन्याहू कोई लीडर नहीं बल्कि एक वॉर क्रिमिनल है जो इस पूरे इलाके की तबाही की असल वजह है। अरागची ने यह भी कहा कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा और कोई भी अक्लमंद मुल्क अपना डिफेंस खुद से नहीं तोड़ता, हम भी नहीं तोड़ेंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि जो चीज़ जंग से हासिल नहीं हो सकी वो सियासत की मेज पर भी नहीं मिल सकेगी और हमारा एनरिचमेंट जारी रहेगा। अमेरिका से सीधी बातचीत करने पर अरागची ने कहा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरी हुआ
तो इनडायरेक्ट चैनल से डील मुमकिन है, बशर्ते वाशिंगटन अपनी गैर मुनासिब शर्तें हटा दे। सीरिया को लेकर भी यानी शाम को लेकर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया। अरागची ने कहा कि सीरिया की सलामती, आज़ादी और सरहदों की हिफाजत पर ईरान का स्टैंड बदलने वाला नहीं है, वही है, और इसराइली हमले इस्लामी दुनिया पर धब्बा हैं। एक हेडलाइन सुन लीजिए जो आज की बड़ी हेडलाइन है, जिसके बाद ये लगता है इसराइल फिर कोई हमला गज़ा पर ना कर दे। बॉडी पार्ट्स जो ट्रांसफ़र हुए कल गज़ा से, होस्टेजेस के बॉडी पार्ट्स जो इसराइल को दिए गए 2 होस्टेजेस के, अब उनके बारे में जब जांच की गई, डीएनए वगैरह मिलाया गया, तो इसराइल ने कहा कि ये होस्टेजेस के पार्ट्स हैं ही नहीं, ये इसराइलियों के पार्ट्स हैं ही नहीं। और इसके बाद अब ये आसार लग रहे हैं कि कहीं फिर से सीज़फायर का वॉलेशन का नाम देकर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये हमला इसराइल गज़ा के ऊपर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।